कच्चा थेवू को लेकर हमने डिटेल में आगे चर्चा की है, लेकिन अभी पहले आपको हम न्यूज 18 में 2008 के एक श्रीलंकाई दस्तावेज के आधार पर जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ये जो हिस्सा है किसका नहीं है, उस रिपोर्ट की हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में आप समझेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह दस्तावेज सितंबर 2008 में श्रीलंकाई संसद में श्रीलंका के तत्कालीन विदेश मंत्री रोहिता बोगोल गामा का जवाब है। मंत्री रोहिता ने 1974 के भारत श्रीलंका समझौते के अनुच्छेद 6 का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें एक दूसरे के जल पर श्रीलंका और भारत दोनों के जहाज़ों के केवल नौवहन अधिकार संरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 5 के प्रावधान और 6 को मिलाकर श्रीलंकाई जल में मछली पकड़ने में शामिल होने के लिए भारतीय मछुआरों या जहाज़ों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, यानी कि भारत के मछुआरे या उनके जहाज़ यहाँ पर नहीं जा सकते, ऐसी बात उसमें कही गई है। बोगोला गामा ने कहा कि 1976 में दोनों देशों के बीच एक समझौते ने 1974 के समझौते द्वारा स्थापित स्थिति को ज़्यादा स्पष्ट किया। 1976 के समझौते में यह उल्लेख किया गया कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय समुद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से नेविगेशन के अधिकारों का सम्मान करेंगे। पैराग्राफ 1 का हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, भारत के मछली पकड़ने वाले जहाज और मछुआरे ऐतिहासिक जल, क्षेत्रीय समुद्र और श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार से ये जो मामला है, कच्चा थेवू का मामला, चुनावी मामला तमिलनाडु में बन चुका है। आइए डिटेल में जानते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं कच्चा थेवू का जो विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में लिखा था, पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि आंखें खोलने और चौंकाने वाली नए तथ्यों से पता चला है कि कैसे कांग्रेस ने संवेदनहीन ढंग से कच्चा थेवू को दे दिया, यानी कि श्रीलंका को दे दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में साफ है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जैसे ही लिखा, पूरा देश में इसको लेकर चर्चा हो गई और इसी को आज हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है कच्चा थेवू का मामला। आपको बता दें कि कच्चा थेवू जो है, एक तरह से इसके लिए अन्नामलाई जो है, आपको बता दें कि ये तमिलनाडु के अध्यक्ष भी हैं। अन्नामलाई की आरटीआई में द्वीप को सौंपने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के फैसले को लेकर डिटेल्स मांगी गई थी, जिसे लेकर हमेशा से ही तमिलनाडु में असंतोष रहा है। कांग्रेस के राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके का सहयोगी होने के कारण भाजपा द्रविड़ राजनीति के प्रभुत्व वाले राज्य में राजनीतिक बढ़त हासिल करने की उम्मीद कर रही है और कहीं ना कहीं अन्नामलाई ने इन सारी चीज़ों पर पानी फेरने का काम किया है। उन्होंने, अगर हम बात करें कि जो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की आरटीआई रिपोर्ट से जवाब मिला था और इसी आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट बनाई हुई थी, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारा ट्वीट किया है, यानी कि एक्स पोस्ट लिखा है। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमज़ोर करना कांग्रेस का 75 साल से काम करने का तरीका रहा है, ऐसे भी आरोप अन्नामलाई के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए। आइए जानते हैं कच्चा थेवू को लेकर जो विवाद है, तो कच्चा थेवू है क्या। कच्चा थेवू रामेश्वरम के नज़दीक भारतीय तट से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ब्रिटिश काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। उस वक्त दोनों ही देश ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे। अंग्रेजों ने रामानाथपुरम की रामनाथ जमींदारी के पारंपरिक दावों का हवाला देते हुए इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़ा था। हालांकि आज़ादी के बाद द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर भी विवाद छिड़ गया था। श्रीलंका के साथ मतभेद सुलझाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1974 के भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत इसे श्रीलंका को सौंपने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। कच्चा थेवू द्वीप जो है, यह निर्जन ज्वालामुखी द्वीप 1.6 किलोमीटर लंबा और करीब 300 मीटर चौड़ा है। उस वक्त इसका रणनीतिक महत्व बहुत कम माना गया था, क्योंकि उस समय इतनी चीज़ें डेवलप थी नहीं, अत्याधुनिक समय था नहीं। उस वक्त इसका रणनीतिक महत्व कम था। हालांकि पिछले दशकों में चीन के श्रीलंका पर बढ़ते प्रभाव के कारण स्थितियां बदल गई हैं। कच्चा थेवू तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मछली जो पकड़ना एक बड़ा काम होता है और मछली पकड़ने के लिए जो भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में जाते हैं और श्रीलंका के अधिकारियों की कार्रवाई का इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि श्रीलंका इसे अपना बताता है। और इंदिरा गांधी ने इसको उनको दे भी दिया था, लेकिन ये वहाँ मछली पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं तो इनको वहाँ के कोस्ट गार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं
जल सेना होती है वो पकड़ लेती है। उनमें से ज़्यादातर तमिलनाडु के ही लोग पकड़े जाते हैं। 1974 में तमिलनाडु पर शासन करने वाली डीएमके का दावा है कि कांग्रेस सरकार ने श्रीलंका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया था। पार्टी ने उस वक्त कई विरोध प्रदर्शन भी किए थे। अगर हम बात करें जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार ने नियमित रूप से इस मुद्दे को उठाया और यहाँ तक कि इस मामले को अदालत तक भी लेकर गई, लेकिन कोई समाधान निकल के सामने नहीं आया। पिछले साल श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर चर्चा करने के लिए भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आ रहे हैं तो उनसे इन चीज़ों पर चर्चा की जाए। श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा कई मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था कि भाई इस पर कुछ किया जाए। प्रधानमंत्री जी स्टालिन ने फरवरी में भी एक पत्र लिखा था जिसमें तमिल मछुआरों ने पारंपरिक रूप से जिस मछली को पकड़ने के पानी पर पीढ़ियों से भरोसा किया वह तेजी से प्रतिबंधित होते जा रहा है, यानी कि श्रीलंका की तरफ से उसे प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसने इन समुदायों की आर्थिक स्थिरता पर असर डाला है और उनकी आजीविका को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इससे क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को भी खतरा है जो मछली पकड़ने के उद्योग के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि भाई इस पर कुछ काम करिए। गिरफ्तारियों की अगर हम संख्या की बात करें जो उसके दावे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 2013 के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने लगभग 243 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और 37 नौकाओं को, यानी कि 37 नाव जो हैं, बड़ी बड़ी नाव हैं जो मछुआरों की नाव होती है, उसको जब्त कर लिया है। इससे बड़ी आप परेशानी समझ सकते हैं क्योंकि 37 नौकाओं का मतलब 37 लोगों की नाव, 37 मछुआरे हो सकते हैं। हालांकि पिछले 28 दिनों में 6 घटनाओं में 28 मछुआरों और 12 नौकाओं को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि इन दिनों इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता कच्चा थेऊ को लेकर आमने सामने हो गए। डीएमके के वरिष्ठ नेता RS भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि ही नहीं है और वह यह केवल झूठ फैलाकर चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी कच्चा थीवू को लेकर उत्सुक होते तो अपने 10 साल के कार्यकाल में उसे पुनः हासिल कर सकते थे। भारती ने कहा उन्होंने कच्चा थीवू का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। बात तो इनकी सही है कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक इन सारी चीज़ों की चर्चा क्यों नहीं की। इस तर्क का समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। खड़गे ने कहा कि कच्चा थीवू द्वीप 1974 में एक मैत्रीपूर्ण समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने भी सीमा क्षेत्रों के आदान प्रदान पर बांग्लादेश के प्रति इसी तरह का मैत्रीपूर्ण कदम भी उठाया था, यानी कि दोस्ती में ये चीज़ें दी गई थी और ये चीज़ें अब इस पर चर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस समय मित्रता पूर्वक दी गई थी और भाजपा ने भी बांग्लादेश को ऐसा कुछ दिया होगा जो मित्रता में समझ में आ रही होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको फिर से उद्गार दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका चुनावी लाभ लेने की बात की जा रही है। कच्चा थीवू को लेकर और कुछ हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये याचिका किसने डाली थी? आरटीआई जो आई है इसमें थोड़ा नाम आ रहा है अन्नामलाई का, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी थी वो रिपोर्ट किस आधार पर छपी थी? अगर हम बात करें तो 1974 में सामान्य नागरिक ब्रिज खंडेवाल ने कच्चा थीवू आइलैंड को श्रीलंकाई क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। ये मामला क्या है इसको आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब चुनौती दी गई थी तब उस समय सरकार ने क्या कहा था? तब सरकार ने तर्क दिया था कि उससे इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस 50 साल बाद कच्चा थीवू मामले में पहली याचिकाकर्ता ब्रिज खंडेलवाल का कहना है कि वह अभी भी इस बात पर कायम है कि किसी भी सरकार को देश के किसी हिस्से या क्षेत्र को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। करीब 1.6 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर से ज़्यादा चौड़ा यह निर्जन आइलैंड लोकसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आया हुआ है और तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक आरटीआई फाइल की थी जिसके जवाब में आया है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पाक जल संधि के दौरान इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। आरटीआई का जवाब आने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक्स पोस्ट डाला हुआ था। ब्रिज खंडेलवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने यह याचिका 1974 में दायर की थी क्योंकि दक्षिण में सिर्फ 200 एकड़ के एक छोटे से आइसलैंड यानी कि द्वीप को श्रीलंका को तोहफे के तौर पर दे दिया गया था। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि किसी भी सरकार के पास भारत के किसी क्षेत्र भूभाग को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। बेशक सरकारें भारत के क्षेत्र को जोड़ सकते हैं लेकिन इसके हिस्से को कम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है कि भाई आप
जो हमारा भूभाग है उसको बढ़ा सकते हैं, या हमारा क्षेत्र है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको कम कैसे कर सकते हैं हम। उन्होंने कहा कि 1974 में दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने एक याचिका दायर की थी। मुझे इस बात की फिक्र थी कि भविष्य में दोनों देशों के संबंधों में खटास आने पर कच्चाथीऊ आइसलैंड का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाइना का प्रभुत्व जैसे जैसे श्रीलंका में बढ़ रहा है, तो चाइना के जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं मछुआरा बन के या वहाँ के सैनिक बन के किसी भी तरह से वहाँ पर आकर भारत पर निगरानी कर सकते हैं या भारत में घुसने का प्रयास भी कर सकते हैं। ब्रिज खंडेलवाल बताते हैं, आज श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कल वे खराब या शत्रुतापूर्ण भी हो सकते हैं। 80 के दशक में ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत फिक्रमंद था। मुझे डर है कि किसी दिन कोई शत्रुतापूर्ण सरकार बन जाएगी, क्योंकि हमारी जमीन के इस टुकड़े को पट्टे पर दे दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाए और श्रीलंका इस आइलैंड का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा, तब क्या होगा। इनकी बात बिल्कुल सही है। सरकार ने इन तर्कों को कैसे खारिज किया था उसकी हम बात करें तो वहाँ इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार भी सस्पेंड थे। लिहाजा ब्रिज खंडेलवाल को अपने तर्कों के लिए तत्कालीन सरकार की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी देश में तो उस समय जो मूल अधिकार होते हैं या मौलिक अधिकार होते हैं सबको सस्पेंड करने की बात की गई थी, जो मौलिक अधिकार थे। तो उस हिसाब से उस समय इनका जो मुकदमा था चल ही नहीं पाया। खंडेलवाल ने बताया कि सरकार ने तर्क दिया कि इस मामले में हमारा सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। कच्चाथीऊ आइलैंड से हमारा सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में मेरे सभी मौलिक अधिकार बरकरार हैं। खंडेलवाल आगे कहते हैं कि इस मुद्दे में दखल देना या सवाल उठाना मेरा काम था। मुझे भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने का पूरा अधिकार है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के पास जमीन के किसी भी हिस्से को काटने या उसे कम करने का कोई अधिकार नहीं है। खंडेलवाल के तर्कों से दिल्ली हाई कोर्ट भी संतुष्ट नहीं थी। खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शायद फैसला किया कि मेरे पास इस मामले में बात करने का वास्तव में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधान जब चल रहा था, लागू किए गए थे, मेरे पास कोई मौलिक अधिकार नहीं था, इसलिए मैं उस आधार पर दलील नहीं दे सका। खंडेलवाल ने कहा, इमरजेंसी हटने के बाद मैंने इस मामले को बहुत मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि किसी भी सरकार की इसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ी थी। उन्होंने कहा 1977 के बाद जब इमरजेंसी हटा लिया गया और जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो मैंने इस मामले के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे दोनों देशों के संबंधों में गैर जरूरी दखल नहीं देने की हिदायत दी, इसलिए मैं चुप रहा। खंडेलवाल आगे बताते हैं कि कच्चाथीऊ आइसलैंड 1947 तक भारतीय क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन पूरे मामले की वैधता पर कोई विवाद नहीं था। यह इंदिरा गांधी सरकार की उदारता के बारे में था, जिसने शायद उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया होगा। इंदिरा गांधी श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते चाहती थी, जो संभव नहीं हुआ। इसके बाद चुनाव में हार भी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस मामले का विरोध करने का कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन इमरजेंसी के कारण अदालतें दबाव में थी। ठीक है, यानी कि दबाव के चलते मेरा मुकदमा ही नहीं लिया गया। ब्रिज खंडेलवाल और भी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो सवाल मैंने 1974 में उठाया था वो सवाल आज भी प्रासंगिक है। आज भी मेरा विश्वास है कि किसी भी सरकार को किसी दूसरे देश को भारत के किसी भी हिस्से को गिफ्ट में देने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है कि आइलैंड हमारा है। कच्चाथीऊ का इतिहास क्या है, तो आपको बताएं कि कच्चाथीऊ आइलैंड हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के लिहाज से देखें तो ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला ये आइलैंड 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। फिर साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर दावा ठोका। भारत की आज़ादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर 1974 से 1976 के बीच 4 समझौते हुए। 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके के बीच इस कच्चाथीऊ आइलैंड को लेकर एक समझौता हुआ। कुछ शर्तों पर तत्कालीन भारत सरकार ने इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। इसमें एक शर्त थी कि भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस आइलैंड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आज भारतीय मछुआरे वहां पहुंच रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनकी नावों को जब्त कर लिया जा रहा है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार
यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट करके ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कर दिया गया है और इसका कहीं ना कहीं लाभ, चुनावी लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसा कि आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में अभी तक इसके बारे में क्यों कुछ नहीं किया, जबकि आपको पत्र भी कई बार लिखे गए थे, तो सवाल तो बनता है प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी। खैर, प्रधानमंत्री जी ने शायद कुछ किया हो, हमें जानकारी ना हो, तो इसकी जानकारी शायद भविष्य में निकल के आएगी। जब भी निकल के आएगी तो उसको भी हम सूचित करेंगे। लेकिन मामला ये है कि प्रेजेंट टाइम में ये द्वीप जो है कच्चा थी वो श्रीलंका के पास है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।